हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी संचन भाग 2 का पाठ 1 हरियर काका पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। आज इस वीडियो में हम हरियर काका पाठ को संक्षेप में जानेंगे कि इसकी कहानी क्या है। आइए पहले हम मिथिलेश्वर जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर सन 1950 बैसाडीह भोजपुर में हुआ था। शिक्षा इन्होंने एमए किया है, पीएचडी हिंदी साहित्य में किया है। साहित्य सेवा, कहानी संग्रह एक और मृत्युंजय, बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, तिरिया जन्म, हरियर काका, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बीलाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपने तथा जामुनी, उपन्यास झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से, आत्मकथा, पानी बिच मीन प्यासी, कहाँ तक कहें युगों की बात, जाग चेत कुछ करो उपाय, लोक साहित्य भोजपुरी लोक कथाएं, नव साक्षरोपयोगी उस रात की बात, बाल साहित्य गांव के लोग, एकता पंकज। विचार साहित्य, साहित्य की सामयिकता, संपादन मित्र, अनियतकालीन साहित्यिक पत्रिका। पुरस्कार, अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, अमृत पुरस्कार, अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार और श्रीलाल शुक्ल इफ़को स्मृति सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया। संप्रति कृत कार्य, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, लेखन कार्य के लिए पूर्णकालिक। बच्चों, इस पाठ को संक्षेप में समझने से पहले हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। यंत्रणाओं, कष्टों, मनःस्थिति यानी मन की दशा, मेंटल कंडीशन, चंद, कुछ, आसक्ति, लगाव, सयाना, बड़ा या चालाक, प्रतीक्षा, इंतजार, फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, मझदार, बीच समंदर में, विलीन, लुप्त, कतई, बिल्कुल, लालसा, इच्छा, शिकार, विक्टिम, ठाकुरबाड़ी मंदिर, प्रचलित, फेमस, कलेवर, आकार, मनौती, मन्नत, मुकदमे, केसेस, नियुक्ति, डिप्लॉयमेंट, जून, बार या बेला, औलाद, संतान, व्यंजन, डिश, मशगूल, व्यस्त, विस्फोट, ब्लास्ट, हवेली, बिल्डिंग, अनाथ, ऑर्फन, बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, शकील, अच्छी शक्ल वाला या कुछ समान, हुमाद, हवन सामग्री, तत्क्षण, उसी समय, दालान, आंगन, प्रवृत्ति, टेंडेंसी, कीर्ति, ग्लोरी, अकारत, व्यर्थ, विश्वासघात, धोखा, इंतजाम, प्रबंध, दुर्घटना, एक्सीडेंट, चिंतामग्न, परेशान, शंकालु, शंका करने वाला, बेचैन, अशांत, मिष्ठान, मिठाइयाँ, संपत्ति, प्रॉपर्टी, खातिर, के लिए या स्वागत। मुस्तैद होता है सतर्क रहना, अलर्ट रहना, वाकिफ, अवगत या नोन, पैनी, तीक्ष्ण, पॉइंटेड, सिलसिला, क्रम, मान्यता, धारणा, जायदाद, संपत्ति, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, हिमायती के समर्थक, मद्देनजर, ध्यान में रखते हुए, निष्कर्ष, उपसंहार या कंक्लूजन, सिवाय के अलावा, उत्तराधिकारी, वारिस, टोह, घात, जागरूक, अवेयर, अपहरण, अगवा या किडनैप, अतिरिक्त, के अलावा, राजी, सहमत, दबंग, दिलेर, परिणत, बदलना, अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा न की गई हो, गुहार, फरियाद, फाटक, गेट, सन्नाटा, सूनापन, जबरन, जबरदस्ती, संकट, मुसीबत, नेतृत्व, लीडरशिप, तलाशी, सर्च, कुंजी, चाबी, अनाज, ग्रेन, सूरमा, पहलवान, ढोंग, पाखंड, निजी, प्राइवेट, प्रहार, आक्रमण, जूझ, कॉपअप, असमर्थ, इनकैपेबल या अयोग्य, पक्षधरों, सपोर्टर्स, अत्याचार, जुल्म या एट्रोसिटी, दुर्गति, बुरा हाल, बेहोश, मूर्छित, नेपथ्य, पीछे से, पैरवी, तारीफ, राजनीति, पॉलिटिक्स।
इस कहानी से कथाकार हमें यह बताते हैं कि जो लालच है ना, वो आज सिर्फ शहरों में नहीं दिखाई देता, वो गाँव में भी दिखाई देता है, ग्रामीण परिवेश में भी फैलता दिखाई दे रहा है। जहाँ गाँव के लोग पहले सीधे-साधे, भोले-भाले माने जाते थे, आज वहीं पे गाँव के लोगों में भी लालच दिखाई देता है और वो भी स्वार्थी होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। सिर्फ परिवारों में नहीं, यहाँ तक कि जो धर्म स्थल है ना, वहाँ पर भी हमें लालच और स्वार्थीपन दिखाई देता है आज। कथाकार मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका गांव में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है। इस हरिहर काका पाठ में बेटा इसका ना एज नहीं दी हुई। ये जो वृद्ध व्यक्ति के बारे में बोला गया है, इनकी काका जी की एज के बारे में नहीं बताया कि क्या एज थी, बस इनके बारे में ये बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम हरिहर काका है और वे इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सादगी से व्यतीत किया, परंतु जीवन के अंतिम पड़ाव पर वे बेबसी और लाचार के शिकार हुए। उनके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लेखक मिथिलेश्वर जी हरिहर काका को बचपन से जानते हैं। हरिहर काका उनके पड़ोस में रहा करते थे। काका के लेखक काका लेखक को बचपन बच्चे की तरह से उन्हें प्यार दुलार दिया था। काका ने लेखक को अपने बच्चे की तरह से प्यार दिया था। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाया करते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ, हरिहर काका के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उन्होंने अब चुप्पी सी साध ली थी और वे शांत बैठे रहते थे, एक टक बस आकाश की तरफ देखते रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ, तो इसके बारे में लेखक हमें आगे बताएंगे। तो लेखक कहते हैं कि गांव के बारे में बताते हुए कि गांव जो था वो कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 है। गांव के 3 प्रमुख स्थान हैं। एक तालाब, ये जो सामने तालाब है, एक तालाब, एक बरगद का वृक्ष और एक ठाकुर जी का मंदिर। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब हुई, इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में लोगों का कहना है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस जगह पे झोपड़ी बनाकर रहा करते थे और उस संत ने इस जगह पे ठाकुर जी की पूजा जो थी वो शुरू कर दी थी करनी। फिर लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर कुछ चंदा इकट्ठा किया और फिर ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। लोगों का यह मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुरबाड़ी जाया करते थे, परंतु अब परिस्थितिवश उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया था। हरिहर काका को मिलाकर ये 4 भाई हैं। इनके जो बाकी के 3 भाई हैं वो तीनों के तीनों विवाहित हैं, परिवार है उनका, बच्चे हैं। लेकिन हरिहर काका जो थे उन्होंने शादियां तो की थी, 2-2 शादियां की थी, परंतु उनकी दोनों ही पत्नियां जल्दी ही स्वर्ग सिधार गई थी और दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया था और दोनों ही शादियों से उन्हें कोई भी बच्चे नहीं थे। वे अपने भाइयों के साथ इसलिए वो अपने भाइयों के साथ रहने लग गए थे। परिवार की कुल 60 बीघा जमीन है और 4 भाई होने के नाते चारों के हिस्से में कितनी कितनी आई, 15-15 बीघा जमीन आई। ठीक है। तो बीघा क्या होता है बेटा, जमीन मापने का एक पैमाना है। ठीक है। तो अगर इसको गज के हिसाब से देखें ना, तो एक बीघा में 44 यार्ड यानी कि 44 गज दोनों साइडों से होती है। तो ये क्या है, 15-15 बीघा दोनों भाइयों के हिस्से में आई, तो कुल कितनी थी, 60 बीघा जमीन थी। ठीक है। अब परिवार के जो लोग थे ना, वो सारे के सारे इस खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते थे। खेती बाड़ी करते थे, उसी से उनका घर का गुजारा चलता था। कुछ समय तक तो भाइयों की पत्नियां हरिहर काका की भली भांति सेवा करती रहीं, परंतु बाद में वो ना कर सकी अच्छी तरह। एक समय फिर ऐसा भी आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं बचा। जो भी घर में बचा खोचा खाना होता था उन्हें दिया जाने लगा था। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से आया हुआ था।
उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने घर में। लेकिन काका ने तो ये सोचा था कि आज उन्हें भी बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, परंतु हुआ क्या, उन्हें रोज की तरह से वही रूखा सूखा भोजन दिया गया। अब तो काका जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने क्या थाली को उठाया और आंगन में फेंक दिया और बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। उसी समय ठाकुर जी के पुजारी जो थे मंदिर के किसी काम से, वो वहां पे आए हुए थे। तो उन्होंने मंदिर जाकर फिर यह बात महंत को बताई। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सब हरियर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझाकर ठाकुर बाड़ी ले आए। ठीक है, वहां पे ले आते हैं वो। फिर उन्होंने संसार की निंदा की कि दुनिया के लोग ऐसे हैं, दुनिया को बहुत स्वार्थी कहा महंत ने। ठीक है, फिर ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। ठीक है, उन्होंने समझाया हरिहर काका को कि ईश्वर की पूजा करेंगे दिन रात तो सही रहेगा। महंत ने हरिहर काका को बहुत समझाया और फिर ये भी समझाया कि जमीन अगर वो मंदिर के नाम लिख देंगे तो उन्हें क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ की प्राप्ति होगी। काका उनकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उन्हें अब कोई रास्ता ही नहीं सुझाई दे रहा था कि अब करें क्या। महंत ने फिर ठाकुर बाड़ी में ही उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था कर दी। इस घटना की सूचना जैसे ही हरिहर काका के भाइयों को लगी तो वे उन्हें फिर मनाने के लिए ठाकुर बाड़ी आ गए। काका के खूब पाँव पकड़े, खूब रोने लगे और फिर जो उन्होंने उसके उनके साथ दुर्व्यवहार किया था उसके लिए उन्होंने काका से माफ़ी भी माँगी। अब काका का दिल जो था वो पसीज गया और वे वापस घर आ गए। अब उनकी वहाँ पे बहुत सेवा होने लगी। वे जिस वस्तु की भी इच्छा करते, आवाज़ लगाते और उन्हें वो वस्तु तुरंत मिल जाती। परंतु ये सब तो नाटक था, कितने दिन चलने वाला था। घर के सदस्य उनकी ज़मीन अपने नाम लिखवाने की कोशिश करने लगे, परंतु हरिहर काका के सामने कई ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन रिश्तेदारों के नाम लिखी थी और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ा था। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आते और उन्हें समझाने लगते। एक दिन महंत ने योजना बनाई और अपने आदमियों को भाला एक दिन उन्होंने अपने आदमियों को भाला और गंडासा वगैरह देके, बंदूक बंदूक देके उन्हें उन्हें भेज दिया काका को अपहरण करने के लिए। गांव के लोगों और उनके भाइयों को जब ये खबर लगी कि और वो ले गए अपहरण करके उनको ठाकुरबाड़ी। और जब उनके सबको खबर लगी भाइयों को और गांव के लोगों को तो वो ठाकुरबाड़ी पहुंच गए काका का पता करने के लिए। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोलने का खूब प्रयत्न किया, परंतु वह मंदिर का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, फिर पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस आई, पुलिस ने फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, देखा तो चारों तरफ शांति थी, काका को कोई अता पता ही नहीं था। फिर एक कमरा दिखाई दिया, अंदर जब वो पहुंचे तो उस कमरे के बाहर जो था वो ताला लगा हुआ था और अंदर से कुछ हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। तो फिर उस ताले को तोड़ा गया। ताला तोड़कर जब अंदर पहुंचे वो लोग तो फिर उन्होंने क्या देखा है कि काका जी को बांधा हुआ था और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। फिर उनके भाई उन्हें घर वापस ले आते हैं। अब उनका खूब ध्यान रखा जाने लगता है। अब उनके भाइयों ने भी जमीन अपने नाम लिखवाने के लिए उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने उन्हें धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम अपनी जमीन हमारे नाम कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। जब हरिहर काका ने जमीन उनके नाम लिखने से मना कर दिया तो भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। जब काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे तो भाइयों ने क्या किया, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। अब आप देखो यहाँ पे कि यही काम तो महंत ने भी किया था और यही काम उनके भाई भी कर रहे थे। ठीक है, तो अब काका समझने लगे कि दोनों एक जैसे ही हैं। काकों को धीरे धीरे पूरी बात समझ में लगी, वो बिल्कुल देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गांव वालों को जब पता चला तो महंत को भी इस बात का पता चला, गांव वालों को भी पता चला। तो वो लोग क्या थे, महंत जो थे वो पुलिस लेकर वहां पे पहुंच गए। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त कराया और उनका बयान ले लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए हैं।
अब काका ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग करनी शुरू कर दी। उनसे वो अपनी सुरक्षा मांगने लगते हैं। अब वे घर से अलग अकेले रहने लगते हैं। उन्होंने अपने सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। ठीक है, 2-4 पुलिसकर्मी जो थे उनकी उनकी सुरक्षा करने लगे, उन्हीं के साथ रहने लगे और उनके पैसों पर मौज करने लगे। हैं, आराम से गुज़र-बसर हो रहा था। एक दिन क्या होता है कि नेताजी हैं कोई, वो काका के सामने अपना प्रस्ताव लेके पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि अपनी ज़मीन जो है वो उच्च उच्च विश्वविद्यालय खोलने के लिए हमें दे दें, हैं? अपना नाम भी हो जाएगा और आप पुण्य का काम भी कर लोगे। पर काका ने फिर मना कर दिया उनको, साफ मना कर देते हैं। काका में गाँव के लोग जो थे, वो बातें बनाने लगते हैं। कोई तो कहता है उनमें से कि ज़मीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, ठीक है? कोई कहता है कि ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। फिर उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि जीते जी तो किसी के नाम भी नहीं करनी चाहिए, हैं? फिर कुछ कहते हैं कि उनके मरने के बाद यहाँ पर जो हंगामा होगा ना, क्यों होगा हंगामा? क्योंकि उनकी ज़मीन हथियाने के लिए भाइयों के गुंडे भी आ जाएँगे और महंत के गुड्डे गुंडे भी आ जाएँगे। तो होगा क्या? शोर-शराबा, हंगामा, ये सब तो होगा। तो कुछ लोग इस तरीके की बातें करने लगते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि यही सब बातें हरिहर काका के मन पर गहरा असर कर गई। यही सब सोचते रहे। लोगों की बातें जो थी उनके मन में घर कर गईं और वो इसी कारण से मौन रहने लगे, चुप रहने लगे। वे किसी से भी अपने मन की बात नहीं करते थे। सब तरह से उन्हें धोखा ही मिला था। अपने भाइयों से उन्हें धोखा मिला था और धर्म स्थल जिसकी इतनी मान्यता थी, लोग वो जिस भगवान के यहाँ जाते थे, इतना मानते थे उनको, और वहाँ महंत ने भी उन्हें धोखा दिया था। तो उन्हें तो चारों तरफ से धोखा मिला था, हैं? और उन 2-2 शादियाँ हुई थी, दोनों पत्नियाँ समय से पहले उन्हें साथ छोड़ के चली गईं, बच्चे उनके थे ही नहीं। अब वो अकेले पड़ गए थे और बिल्कुल चुप रहने लगे। लोगों की बातें उनके मन पर काफ़ी असर कर गई और उनका जो लोगों का लालच था, उसके कारण उन्हें बहुत दुःख पहुँचा था। वे चुपचाप अपनी बची हुई ज़िंदगी काटने लगे और आकाश की तरफ खुली आँखों से निहारा करते। अब उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी क्यों हुई, ये हम जान ही चुके हैं। वे क्यों किसी से बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप क्यों जीवन व्यतीत कर रहे थे? क्योंकि उनके जीवन में इतना सब घटित हो चुका था कि अब उन्होंने मौन रूप धारण कर लिया था। अब वो किसी से कुछ कहना ही नहीं चाह रहे थे, चुप रहना उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेखक हमें इस पाठ द्वारा यह समझाना चाह रहे हैं कि समाज में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं और सबकी अलग-अलग प्रवृत्ति होती है। वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनों तक को नहीं बख्शते, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। किसी भी हद तक वो धोखा दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज वर्तमान स्थिति यह है कि हमें अपनों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें अपनों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बेटा ये जो कहानी है ये मैंने आपको शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में समझाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इससे संबंधित मूल्य आधारित प्रश्न आते हैं पेपर में। आपको अगर नोट्स चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं आपको नोट्स दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।